एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में भाषण दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने सबसे पहले सांसदों को राज्यसभा की कार्यवाही को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद अदा किया। आगे प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रपति का संबोधन आत्मनिर्भर भारत की राह दिखाने वाला है। राष्ट्रपति का अभिभाषण एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा करने वाला है। आगे प्रधानमंत्री ने कहा, अपने संबोधन में कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन पर कहा, विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन बुजुर्ग लोग को वापस भेजें। कानून में सुधार के लिए सभी को एकजुट होना होगा। रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद कृषि में समस्याएं हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, मैं जो कर रहा हूं उस पर आपको गर्व होना चाहिए। कृषि ऋण माफी से छोटे किसानों को फायदा नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, संसद में सभी किसानों के विरोध की बात कर रहे हैं, लेकिन विरोध के कारण पर कोई बात नहीं कर रहा। भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं, भारत लोकतंत्र की जननी है और यह हमारा लोकाचार है। हमारे राष्ट्र का स्वभाव लोकतांत्रिक है। कोविड-19 वैक्सीन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड-19 मजबूती प्रदान की है। महामारी के शुरू में जब वैक्सीन और दवाई नहीं थी, तब भी सारे विश्व का ध्यान भारत की दवाइयों की ओर था और विश्व में फार्मेसी के हक के रूप में भारत उभर कर आया है। भारत के लिए विश्व ने बहुत आशंकाएं जताई थी। लोगों का कहना था, भारत इस महामारी में अपने आप को संभाल नहीं पाया तो न सिर्फ भारत बल्कि पूरा मानव जाति के लिए संकट आ जाएगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, भारत ने उन दिनों को भी देखा है जब पोलियो चेचक एक बड़ा खतरा था। किसी को नहीं पता था कि भारत को वैक्सीन मिलेगी और कितने लोगों को मिलेगी, लेकिन इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता गया। दुनिया की नज़र भारत पे है, भारत से उम्मीदें हैं और विश्वास है कि भारत हमारे ग्रह की बेहतरी में योगदान देगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत सही मायनों में अवसरों का देश है। कई अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो युवा है, जोश से भरा है और एक ऐसा राष्ट्र जो सपनों को साकार करने का प्रयास कर रहा है। एक संकल्प के साथ इन अवसरों को भी जाने नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बजट में सैनिकों की पेंशन की कटौती के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा, बजट में सैनिकों की पेंशन में कटौती, ना जवान ना किसान, मोदी सरकार के लिए 3-4 उद्योगपति मित्र ही भगवान। राहुल गांधी इन दिनों लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए राहुल गांधी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा था, मोदी के मित्र केंद्रीय बजट में किसानों को पेट्रोल डीजल के दाम देने होंगे और कई आर्थिक मदद भी नहीं मिलेगी। कृषि विरोधी कानूनों से कुचले जाने के बाद देश के अन्नदाता पर एक और बार तो वहीं सैनिक के रक्षा बजट पर कहां विषम परिस्थितियों में चीन से जूझ रहे जवानों को सहायता नहीं, देश की रक्षा करने वालों के साथ विश्वासघात है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से हुए हादसे में राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। जिला पुलिस ने 14 शव मिलने की पुष्टि की है और अभी भी 125 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। रात में भी बचाव का कार्य जारी रहा। प्रशासन द्वारा भेजी गई टीम नुकसान का आकलन कर रही है, तो वहीं सुरंग के पास से मलबा हटाया जाने का काम चल रहा है। इस मलबे में काफी लोगों के फंसे हुए होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे में जान गंवाने वालों को परिजनों के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है। राज्य सरकार 4 लाने का आश्वासन दिया। प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, जिला प्रशासन, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, आईटीबीपी और पुलिस सभी मिलकर युद्ध स्तर पर दिन रात बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा, लगभग 203 लोग आपदा में लापता हो गए हैं, जिसमें से 11 लोगों के शव
बरामद किए जा चुके हैं। आपदाग्रस्त इलाके का निरीक्षण करने पहुंची केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, यह बेहद कठिन परिस्थिति है, लेकिन ITBP ने पहले सुरंग से सफलतापूर्वक लोगों को निकाल लिया है। अब दूसरी सुरंग पर कार्य किया जा रहा है। दूसरी सुरंग में लगभग 35 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली सीमा पर किसानों को प्रदर्शन करते हुए 2 महीने से ज्यादा समय हो गया है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई पुलिस की तफ्तीश में शामिल होने के लिए मान गए हैं। कल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की अध्यक्षता में किसानों की महापंचायत बुलाई गई थी। पुलिस की तफ्तीश में शामिल होने वाले नेताओं में सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश के साथ कुछ और नेता शामिल हैं। पुलिस ने दिल्ली हिंसा के मामले में अब तक करीब 50 नेताओं और अन्य लोगों को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है, लेकिन कुछ नेताओं को दूसरी बार नोटिस जारी किया जा चुका है। लाल किले पर हुई हिंसा के समय करीब 10,000 किसान और अन्य लोग शामिल थे। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त पवीर रंजन के अनुसार दिल्ली पुलिस से बातचीत में कुछ नेता पूछताछ में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसमें सिंधु बॉर्डर के सतनाम सिंह पन्नू और सरवन सिंह पंडेर व गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे राकेश टिकैत के गुट के कुछ नेता शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने उत्तरांचल, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड से लाइसेंस का पूरा डाटा मांगा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार लाल किले पर मौजूद लोगों की संख्या का अंदाजा लगाया गया है। इसमें आरोपियों की पहचान की जा रही है। मौके पर ली गई वीडियो में आरोपियों की पहचान की जा रही है। इससे काफी लोगों की पहचान की गई है। डाटा से इन शहरों को वेरीफाई किया जा रहा है। आगे पुलिस आयुक्त ने बताया, गुजरात फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी में आधुनिक सॉफ्टवेयर से अपराधियों की FRS से पहचान कर रही है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में आई आपदा से प्रभावित लोगों की मदद का यूपी गेट पर आंदोलन कर रहे किसानों ने निर्णय लिया है। गाजीपुर किसान आंदोलन कमेटी ने पहाड़ी क्षेत्र व अन्य जगहों पर बॉर्डर से आ रही खाद्य सामग्री को स्टैंड बाय में रखने का फैसला लिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड व आसपास जिलों के यूपी के पर आंदोलन में शामिल होने आ रहे किसानों को भी फिलहाल रोक दिया गया है। सभी को आपदा प्रभावितों की मदद के लिए कहा गया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान के बाद आंदोलन को मिट्टी से जोड़ने का अभियान शुरू हो गया है, जिसके तहत 3 गांवों से किसान कलश में मिट्टी लेकर आंदोलन स्थल पर पहुंचे। गाजीपुर किसान आंदोलन कमेटी के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा के अनुसार उत्तराखंड में दैवीय आपदा की घटना ने किसानों को पूरी तरह से हिला दिया है और इसके लिए किसान मंच से भी आपदा में फंसे हुए लोग, महिलाएं व बच्चों की कुशलता के लिए 2 मिनट की प्रार्थना करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, अफवाह फैलाना प्रेस स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं। गणतंत्र दिवस पर हुई दिल्ली हिंसा का जिक्र करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की जगह पर गलत रिपोर्टिंग की गई थी। लोगों तक जानकारी पहुंचाना मीडिया का काम जरूर है और इसके लिए मीडिया की आज़ादी जरूरी है, लेकिन इसके लिए मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। भारत में मीडिया हमेशा से स्वतंत्र और मुक्त रही है, लेकिन स्वतंत्रता और मुक्ति से आई जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए। ट्रैक्टर रैली के दौरान मारे गए किसान की मृत्यु पर यह अफवाह फैलाई गई थी कि उस किसान की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई है, जबकि सच्चाई कुछ और थी। आगे प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, इस तरह की गतिविधियां ही देश की शांति को प्रभावित करती हैं और दंगों को बढ़ावा देती हैं। मीडिया के सभी तथ्यों व टिप्पणियों की तह तक जाना चाहिए। आगे प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, हमें पूरी योजना का पता चल चुका है। यह संगठन भारत का नाम खराब करने की साजिश कर रहे थे और इस संगठन का पूरा डाटा सरकार के पास आ गया है। भारत एक मजबूत और तेजस्वी राष्ट्र है और ऐसे संगठनों की छोटी हरकतें भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। कांग्रेस में इस समय अध्यक्ष के नाम पर मंथन किया जा रहा है, जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, राहुल गांधी ही एकमात्र नेता हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष पद को संभाल सकते हैं। राहुल गांधी सरकार के दबाव में आए बिना महत्वपूर्ण मुद्दों पर सख्त रुख अपनाते हैं
कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर चल रहे सोच विचार के मद्देनजर भूपेश बघेल का यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस समिति या राहुल को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने के प्रस्ताव को पास कर चुकी है। बघेल ने आगे कहा, राहुल को पार्टी में सभी का विश्वास हासिल है और वही पार्टी के एकजुट रखने में सक्षम है। राहुल गांधी अध्यक्ष के लिए बेहतर उम्मीदवार होंगे और अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बने तो उनके अलावा कौन है जो उनसे ज्यादा बेहतर तरह से इस गद्दी को संभालने के लायक है। राहुल गांधी के अतिरिक्त किसी नेता ने पूरे देश का दौरा नहीं किया है। वो नोटबंदी, जीएसटी, कृषि आंदोलन और महामारी समेत अहम मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। सब कुछ पार्टी के संविधान के मुताबिक होगा और पार्टी के संविधान के अनुसार ही राहुल गांधी एक बार फिर से अध्यक्ष बनेंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी में ग्लेशियर फटने से नदी में बाढ़ आई है, जिसके चलते चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। चमोली जिले के नदी किनारे की बस्तियों को पुलिस लाउडस्पीकर के जरिए अलर्ट कर रही है। इसके साथ ही हरिद्वार जिला प्रशासन को भी अलर्ट जारी किया गया है। सर्दियों में ग्लेशियर टूटने की वजह से वैज्ञानिकों के अनुसार क्लाइमेट चेंज हो सकता है, तो वहीं बढ़ते तापमान की वजह से हिमालय पर जमी बर्फ पिघल रही है, जिस वजह से वहां पर मौजूद ग्लेशियर खतरनाक हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लेशियर जो लाखों लोगों को पानी की आपूर्ति करते हैं, ज्यादातर सर्दी के अंत तक खत्म हो सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने इस हादसे पर कहा, यहाँ बन रहे प्रोजेक्ट के लिए यह बार खतरे की घंटी है। यहाँ बन रहे प्रोजेक्ट के लिए इस बार खतरे की घंटी है। हिमालय का क्षेत्र काफी संवेदनशील होता है, यहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं बनने चाहिए। इसके साथ ही उमा भारती ने लोगों को आगाह किया है। पर्यावरणविद अनिल जोशी के अनुसार बांध इस हादसे में बह गया है। वह नंदा देवी ग्लेशियर से कुछ मील की दूरी पर था। यह क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है। ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा में गिर गया है, जिसके बाद रैणी गांव से 1000 किलोमीटर इलाहाबाद का गंगा किनारे के इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। गंगा किनारे के अधिकांश स्थान खाली करा लिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में निश्चित रूप से हुई त्रासदी को देखते हुए यूपी गंगा किनारे स्थित 11 मंडलों और 27 जिलों को हाई अलर्ट किया गया है। इन जिलों के डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लगातार स्थिति पर निगरानी बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। अयोध्या से वाराणसी जाते समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, अलकनंदा की सहायक नदी है, उसका जल स्तर बढ़ने से गंगा का जल स्तर भी बढ़ सकता है। इसीलिए प्रदेश में गंगा नदी के करीब 1000 किलोमीटर तक के इलाकों को किया गया है खाली। परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने आपको भी अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कोकण के सिंधुदुर्ग स्थित कुंडाल में पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा सांसद नारायण राणे के लाइफ टाइम मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन में शिवसेना पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री ने शिवसेना को गिरते हुए कहा, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ा गया और शिवसेना ने प्रधानमंत्री के बड़े बड़े पोस्टर लगाकर उनके नाम पर वोट मांगा। हर चुनावी रैली में कहा गया देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। तब शिवसेना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सत्ता के लिए लाचार शिवसेना ने दगाबाजी की और झूठ बोलकर भाजपा को बदनाम किया। उद्धव ठाकरे ने दिवंगत बाल ठाकरे के सिद्धांतों को श्रद्धांजलि देकर 3 पहिए की ऑटो रिक्शा सरकार बना डाला। अब यह सरकार अलग अलग दिशा में चल रही है और हर मोर्चे पर विफल होती हुई नजर आ रही है। भाजपा में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था और भाजपा ने अपने वादे को पूरा किया, लेकिन शिवसेना अपने वादे पर खरी नहीं उतरी। आगे गृह मंत्री ने कहा, अगर भाजपा विधानसभा चुनाव में शिवसेना से गठबंधन नहीं करती तो महाराष्ट्र में शिवसेना खत्म हो चुकी होती। कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,831 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 11,904 लोगों ने इस महामारी को मात दी है।
भारत में अब तक कुल संक्रमण का आंकड़ा लगभग 1 करोड़ 8 लाख को पार कर गया है। वहीं इस महामारी को मात देने वालों की संख्या लगभग 1 करोड़ 5 लाख को पार कर गई है। 84 लोगों की इस महामारी के कारण मृत्यु हो जाने के बाद मरने वालों की संख्या लगभग 1,55,000 के पार पहुंच गई है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 14,08,609 है। अब तक भारत में 58,12,362 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। म्यांमार में सेना द्वारा तख्तापलट के बाद पूरे देश में दंगे हो रहे हैं। यंगून में प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी कर विरोध प्रकट कर रहे हैं। म्यांमार के लिए न्याय की मांग करने वाले पोस्टर हाथ में लेकर सैकड़ों की तादाद में लोग सैन्य तख्तापलट को खारिज करने के नारे लगा रहे हैं। म्यांमार में एक बार फिर से तख्तापलट चर्चा में आया है। म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पश्चिमी देशों के कठोर कदम उठाने की चर्चा के दौरान भारत ने खुद को इस मुद्दे से पीछे कर लिया है। भारत ने पहले म्यांमार की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए इस घटना पर अपनी पैनी नजर बनाए रखने को कहा था, लेकिन म्यांमार के प्रतिबंधों से बचने की वजह से भारत मीडिया में इस मुद्दे पर कोई बयान जारी नहीं कर रहा है। तो वहीं म्यांमार में तख्तापलट के बाद काफी जगहों पर विरोध प्रदर्शन होने के चलते 5 फरवरी को विश्व प्रशासित क्षेत्र के एक पूर्व केंद्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य यू खिन माउन ली विन के नेतृत्व में काफिले पर म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी के 20 सदस्यों के एक समूह ने राजधानी लशिको से लाओकाई के रास्ते पर हमला किया गया था, जिसमें हिंसा के दौरान 9 नागरिकों और 3 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई और 8 नागरिक 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद सशस्त्र समूह के खिलाफ अपने अभियान की निलंबन अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई। तो वहीं कुछ लोगों के साथ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन और हजारों लोगों की भीड़ में परिवर्तित हो गया। प्रदर्शनकारियों की बीसू की लो प्रकृतियां साफ नजर आ रही है। प्रदर्शनकारी मदरसू की दीर्घायु हो के नारे लगा रहे हैं। देश की गलियों में इन दिनों लोग बर्तन बजाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं और अपनी नेता की रिहाई की मांग कर रहे हैं।